इस एपिसोड की शुरुआत होती है टब को दिखाते हुए। एडा उसके साथ लुका छुपी खेल खेल रही होती है। तभी अचानक एक बंदूक लिए इंसान उसके सामने आ जाता है। पर एक आवाज़ आती है, वेक अप। और टब जाग जाती है। उस लड़के को देखकर अब टब को भी लगने लगता है कि उसकी माँ सही कहती थी, वो लड़का एक शैतान है। ये सब जो हो रहा है उसकी वजह वही है। अब उनके सामने एक और प्रॉब्लम आ जाती है। जहाज़ का इंजन अब बंद हो चुका था। अगर उसे स्टार्ट नहीं किया गया तो वो सब यहीं मारे जाएंगे। अगर इस मुसीबत से निकलना है तो एक दूसरे पर भरोसा करना होगा और साथ मिलकर काम करना होगा। कुछ लोग इंजन स्टार्ट करेंगे, कुछ लोग कंपनी से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कुछ बचे हुए जिंदा लोगों को ढूंढेंगे एंड कैप्टन और मोरा उस लड़के को ढूंढेंगे। सब के सब अपने काम पर लग जाते हैं। अब जहाज़ पर एक और अजीब चीज़ देखने को मिलती है। एक क्रिस्टल ब्लैक कोयले जैसी चीज़ जहाज़ पर वायरस की तरह फैलने लगी थी। ऐसा कुछ कभी नहीं देखा गया। वो चीज़ क्या है कोई नहीं जानता, इसलिए उन्हें उसे छूना भी नहीं चाहिए। फिर वो सब इंजन रूम तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम कैप्टन और मोरा को देखते हैं। मोरा के केबिन में बनी टनल के जरिए वो दोनों मेंटल असाइलम तक पहुंच जाते हैं। डेनियल भी उनके पीछे था। यहाँ हमें पता चलता है कि यह असाइलम मोरा के फादर ने अपनी वाइफ के लिए बनाया था। सिर्फ एक वही थी जिनसे वो बहुत प्यार करते थे। उनके 2 बच्चे थे, मोरा और उसका भाई कायरन। और हर बच्चे के बाद वो वैसी नहीं रही जैसी वो पहले हुआ करती थी। शुरू में वो चीज़ों को भूलने लगी, फिर वो अपने ही बच्चों के नाम भूलने लगी और फिर अपने ही बच्चों को भूल गई। हेनरी इसका जिम्मेदार मोरा और उसके भाई कायरन को मानता है। वो चाहते थे कि वो ठीक हो जाए, इसलिए उन्होंने ये बनाया। उन्हें जानना था कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, नुकसान होने पर उसे ठीक कैसे किया जाए। इसके बाद वो दोनों एंटर होते हैं रूम नंबर 1011 में, जहाँ मोरा को अपने सपने में हर बार एक चेयर से बांधा जाता था। एक खिड़की से देखने पर पता चलता है कि उसके पीछे तो जहाज़ का हल है। सीन वर्जीनिया पर आता है। वो उस ब्लैक चीज़ को छू लेती है जिससे उसकी उंगली काली पड़ने लगती है। वो ब्लैक चीज़ वायरस की तरह पूरे जहाज़ पर फैल रही थी। इसके बाद सीन टब पर आता है। वो भी हेलुसिनेट करने लगी थी। उसे क्रेस्टर दिखता है। उसका पीछा करते वो उसी दुनिया में पहुंच जाती है जहाँ से वो आई थी। ये भ्रम बिल्कुल असली जैसा लगता है। इसके बाद हम सेबेस्टियन को देखते हैं। वो उस कैबिनेट के अंदर जाता है जहाँ से वो लड़का आया था और फिर उसमें से एक रोशनी भी आती है। वापस सीन कैप्टन और मोरा पर आता है। मोरा कैप्टन को बताती है कि उस लड़के ने एक अजीब सी बात कही थी। वो सब सुन रहे हैं। अगर जवाब चाहिए तो क्रिएटर से पूछना होगा। उनकी समझ अब हार मान चुकी थी, पर फिर भी वो तलाश जारी रखते हैं। सीन वापस टब पर आता है। वो फिर से अपनी पुरानी दुनिया में पहुंच जाती है। टब का पूरा परिवार पहले खेती किया करता था किसी और की ज़मीन पर क्रेस्टर की एक गलत हरकत की वजह से उसका पूरा परिवार मुसीबत में आ गया। क्रेस्टर एक गे है। उसने जमींदार के बेटे को सेड्यूस किया। जमींदार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। इससे जमींदार का खून खोलने लगा था। बदले की आग में उसने सबसे पहले क्रेस्टर पर गोली चलाई, जो कि उसके चेहरे को छूकर निकल जाती है। उसने क्रेस्टर के पूरे परिवार को बंदी बनाया और टब के साथ बहुत ही शर्मनाक हरकत की। जब तक टब को होश आया बहुत देर हो चुकी थी। वो एक पत्थर उठाती है और उसका सर कुचल देती है। तभी टब वापस होश में आ जाती है। उसके पेट में जो आज बच्चा है उसी जमींदार का है। वो कितने बड़े ट्रॉमा से गुजर रही है सिर्फ वही समझ सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जहाज़ का इंजन स्टार्ट हो जाता है। जहाज़ का कंट्रोल सेबेस्टियन के पास था, पर वो कंट्रोल रूम से गायब था। वहाँ सिर्फ वो दोनों पादरी बचते हैं। उन्हें कुछ आइडिया नहीं जहाज़ कैसे चलाना है। वहाँ रखी किताबें और पन्नों से पता चलता है कि उनमें सिर्फ एक ही बात लिखी थी, शायद सच्चाई सामने आने से पहले काफ़ी असर कर जाएगी। सच्चाई। चलो अब चलते हैं हेनरी सिंगलटन के पास। हमें यह तो पता चल गया है कि सेबेस्टियन उन्हीं के लिए काम करता है। अब समय हो गया है कि वो पिरामिड और उस बच्चे को यहाँ ले आया जाए। हेनरी की बातों से हमें पता चलता है कि ये सच नहीं है। लोग हकीकत से बिल्कुल अनजान हैं। सिर्फ वो देखते हैं जो देखना चाहते हैं, अपनी दिमाग की सीमाओं में कैद, जबकि उनको सिर्फ अपना नज़रिया बदलना है ताकि वो पूरी तस्वीर देख सके। अगर ये झूठ है तो फिर सच क्या है, वो हमें जल्दी ही पता चलने वाला है। अब सीन कैप्टन और मोरा पर आता है। वो ब्लैक सी चीज़ उन्हें भी असाइलम में दिखती है। जैसे ही मोरा उसे छूने के लिए आगे बढ़ती है, तभी अचानक वहाँ डेनियल की एंट्री हो जाती है और वो मोरा को उसे छूने से रोक लेता है। कैप्टन उस पर अपनी पिस्तौल तान लेते हैं। उन्हें लगता है वो उनका पीछा कर रहा था और शायद मोरा के फादर के लिए काम करता है। जब डेनियल कहता है कि ज़्यादा वक्त नहीं है, ये फैल रहा है, ये सुनकर उनका शक और बढ़ जाता है। डेनियल मोरा से कहता है, तुम्हें याद नहीं मैं कौन हूँ?
तुम्हें याद करना होगा। कैप्टन उसे रूम में जाने को कहते हैं, लेकिन फिर उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। डैनियल जल्दी से अपना डिवाइस निकालता है और उससे कैप्टन को टेलीपोर्ट कर देता है उसी जंगल में जहाँ उनका घर हुआ करता था। मोरा कैप्टन की पिस्टल उठा लेती है। उसे कुछ समझ नहीं आता आखिर डैनियल ने कैप्टन के साथ क्या किया, पर अब वो डैनियल को गन पॉइंट पर ले लेती है। डैनियल उसे अपने दिमाग पर जोर डालने को कहता है। उसे जागना होगा। 12 साल पहले उनकी शादी हुई थी। मोरा को उस पर यकीन नहीं होता और ना ही उसे खुद पर यकीन हो रहा था। वो डैनियल से उसका डिवाइस लेकर उसे एक रूम में बंद कर देती है और फिर हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। अब उसे शक होने लगा था कि उसके फादर उसे देख रहे हैं। वो गुस्से में अपनी गन फेंक देती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये असली दिखने वाली जगह पूरी तरह से आर्टिफिशियल है। मुसीबतें रुकने का नाम नहीं लेती। बाकी के सर्वाइवर्स जहाज़ के टेरेस पर आ जाते हैं। उनके सामने एक और मुसीबत आ रही थी। अब उनका सामना होने वाला था एक भयंकर तूफान से। सबका सामना ऐसी चीज़ों से हो रहा था जो उनके दिमाग के परे थी। यहाँ कैप्टन प्रोमेथियस पर जा पहुँचे थे। प्रोमेथियस के साथ वहाँ सैकड़ों जहाज़ पड़े हुए थे और आखिर में सबकी ज़ुबान पर एक ही बात होती है, ये असली नहीं हो सकता। और सीन यहीं कट होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, या लाइक बटन भी दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए।